यहाँ आपका हार्दिक लक्ष्य नर्सिंग कोचिंग के ऐप में क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो क्लास जो हुई थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उस क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि बेसिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, कैसे कैसे उसमें एक नर्स का क्या रोल होता है उसमें, और साथ में आप लोगों को यह भी बताया था कि मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट क्या टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो बच्चों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो बच्चों आज उसी क्लास में आज कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिसीज कॉन्सेप्ट। हेल्थ एंड डिसीज कॉन्सेप्ट, डिसीज कॉन्सेप्ट। ठीक बच्चों, लास्ट प्रीवियस जो क्लास थी उस क्लास में आपको हेल्थ के बारे में बताया कि हेल्थ क्या है। जैसे कि आपको बताया गया कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ जो होती है इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल बीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज इज कॉल्ड हेल्थ। यानी हेल्थ के अंदर यदि हमारे फोर मेन कॉन्सेप्ट होते हैं मेंटल सोशल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल के चार मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि ये हमारे चार मेन कॉन्सेप्ट क्या हैं, यदि ये हेल्थी है इनमें हम सभी, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, एक हेल्थी पर्सन उसको बोला जाता है। साथ में एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, कि कोई भी उसको बीमारी ना हो, तो उस पर्सन की हेल्थ कैसी है, नॉर्मल हेल्थ उसको हम बोला जाता है। ठीक, इज दैट क्लियर। इसके बाद जो आता है आप लोगों का बच्चों कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कि जो हेल्थ एंड डिसीज कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है मेन बच्चों कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर चार कॉन्सेप्ट होते हैं मेनली। हम पहला होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये चीज हम बहुत कम पढ़ पाते हैं। पढ़ने का जब ये पढ़ नहीं पाते तो इसका जब एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, रह जाते हैं। तो इसलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो भी क्लास ली जाती है वो हर क्लास हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हेल्थ और डिसीज के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, किस बेस पे हमारी डिसीज करती है, या कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें फॉलो होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि में चार कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट बायोलॉजिकल, सेकंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, थर्ड जो होता है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और लास्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं कि चारों कॉन्सेप्ट में क्या होता है और किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जो बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा किस पे बेस्ड होता है, ये हमेशा जर्म थ्योरी पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये हमेशा जर्म थ्योरी पर बेस्ड होता है। इस जर्म थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ए मशीन। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, इज ए मशीन, एंड द मशीन ट्रीटमेंट मींस रिपेयर ऑफ दैट मशीन।
कि हमारी ह्यूमन जो इंसान की बॉडी होती है वो क्या होती है, एक मशीन होती है। तो इस मशीन में कुछ न कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं और उन पार्टों को क्या करना करता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जर्म थ्योरी पे हमेशा बेस्ड होता है। जर्म थ्योरी क्या कहती है कि इंसान क्या है, इंसान की बॉडी एक मशीन है और उस मशीन में क्या है, समय समय पे खराबी होती रहती है, उन मशीनों में हम क्या है, रिपेयर करना पड़ जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब सेकंड आता है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसेंड बैलेंस बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का मतलब इको फ्रेंडली, कि जो हमारा इंसान और क्या कहते हैं बैलेंस किसमें होता है, मैन एंड एनवायरमेंट, कि जो इंसान और एनवायरमेंट में दोनों में क्या बैलेंस बराबर होना चाहिए। ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। या माल एडजस्टमेंट, के आपस में एडजस्टमेंट करना कि इंसान और जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, उसी के बेस पे क्या करता है हमारा इको, यानी कि इको मतलब हमारा एनवायरमेंट, के एनवायरमेंट और इंसान के बीच में जो बैलेंस का काम करता है कौन करता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उस पे काम करता है। थर्ड इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमेशा इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस बाय द साइकोलॉजिकल, कौन सा होता है, साइकोलॉजिकल। सेकंड इसके अंदर होता है हमारा इकोनॉमिक्स। थर्ड इसके अंदर जो होता है वो कल्चर। और फोर्थ जो इसके अंदर होता है वो होता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। चार, अब जो हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मेनली हमारी जो हेल्थ को क्या चीज इंफ्लुएंस कर सकती है, किन किन ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बच्चों आता है साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल सेकंड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब क्या आती है हमारी, कैसा हमारा बैलेंस कैसा है, हमारे पास पैसा कितना है वही डिपेंड करता है हमारी हेल्थ को, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है वही डिपेंड करता है। यदि पैसे नहीं होंगे तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कब होगा, हम हाइजीनिक नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, जो नीड है वो नीड पूरी नहीं होंगी, तो उसी पर डिपेंड करता है हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। थर्ड करता है कल्चर, कि हमारा कल्चर कैसा, किस सोसाइटी में कैसा कल्चर है, हमारा एनवायरमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लास्ट होता है पॉलिटिकल फैक्टर, कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारे पर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, हम क्या इसमें अच्छे हैं या बुरे हैं वो डिपेंड करता है। तो उससे ये चारों चीज क्या करती हैं कि साइकोलॉजिकल हो, कल्चर हो हमारा, इकोनॉमिक्स हो हमारा, या हमारा पॉलिटिकल फैक्टर हो, ये चारों चीज क्या करती है हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। तो वही ये कॉन्सेप्ट काम करता है, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है। अब लास्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर भी क्या करती है, चार चीज पे फैक्टर काम करता है। ये हमेशा हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर चार कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं पे काम करता है हमारा होलिस्टिक, मेंटल, सोशल, फिजिकल और लास्ट में स्पिरिचुअल। ये चार कॉन्सेप्ट पे ये हमारा काम करता है। ये जो होलिस्टिक मॉडल है वो होलिस्टिक मॉडल या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि इंसान की, यदि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी यदि मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, फिजिकल आपकी बिल्कुल इलनेस नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो पर्सन हेल्थी हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति जिसकी क्या होती है मेंटली, यानी मेंटल प्रिपेयर नहीं है, उसकी मेंटल इलनेस है, तो वो व्यक्ति की हेल्थ इफेक्ट कर जाएगी। यदि वो सोसाइटी सोशलाइज नहीं है तो वो पर्सन क्या हो सकता है, उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है।
यदि वो मतलब फिजिकल है, फिजिकल मतलब इंपेयरमेंट ऑफ एनी बॉडी पार्ट, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंपेयरमेंट हो गया तो वो क्या हो सकता है बंदा फिजिकल उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। लास्ट होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी, कि हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसी है इंसान की, वो भी क्या कर सकती है। एक स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, हमारी स्पिरिचुअल मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी, हमें क्या मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी कैसे, कि मान लो कि आपको कोई दुखी है तो आप उस टाइम पे स्पिरिचुअल है तो वो क्या करेगी, आपको उस टाइम पे एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी तो आप क्या करोगे, उस चीज से रिकवर करते जाओगे। तो वही डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी है और आप कैसे उसको कर रहे हो। यही चारों चीज क्या करती हैं, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो बच्चों यहाँ हमने कॉन्सेप्ट के चार कॉन्सेप्ट पढ़े, चार मॉडल पढ़े। एक फर्स्ट था बायोलॉजिकल मॉडल, सेकंड था आपका इकोलॉजिकल मॉडल, थर्ड था आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और लास्ट था आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो चार कॉन्सेप्ट हमें क्या बताते हैं, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है हमेशा जर्म थ्योरी पे। जर्म थ्योरी हमारी क्या कहती है कि कोई भी इंसान की बॉडी क्या होती है, मशीन है, यानी मशीन जैसे कोई भी मशीन होती है बॉडी पार्ट, तो बस इंसान की बॉडी भी उसी मशीन की तरह, और उस मशीन को यदि खराब हो जाते तो इंसान की बॉडी समय समय पर खराब हो सकती है, उसको रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, तो उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड था आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हमेशा बैलेंस रहता है मैन एंड एनवायरनमेंट, कि हमारा इंसान उसकी एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट अच्छा है बुरा है नोजी है या अच्छा एनवायरनमेंट है, वो ही आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। अच्छी एनवायरनमेंट रह रहे तो आपकी हेल्थी पर्सन रहोगे, अनहेल्थी एनवायरनमेंट में रह रहे तो इसका मतलब क्या है, आपको वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। यदि ये जो मॉडल होता है या ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी चार चीज होती हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपका कल्चर कैसे कल्चर में रह रहे हो, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, और आपकी साइकोलॉजिकल नीड कैसी है। ये यदि चारों चीज आपकी सही है तो इसका मतलब आपको वो आप क्या हो, हेल्थी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इनमें से कुछ भी चीज आपकी हो रही तो वो क्या कर सकती है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। और लास्ट आता है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेस होता है ओनली हेल्थ पे डिपेंड करता है, कि इसके मेनली चार वो होते हैं पॉइंट, कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मेंटल सोशल स्पिरिचुअल और क्या करते हैं वो फिजिकल, यदि व्यक्ति स्वस्थ है उसको कोई दिक्कत नहीं है तो व्यक्ति क्या है, बिल्कुल सही है, उसकी हेल्थ का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इनमें से कोई भी बच्चों कोई भी चीज इसमें से क्या होती है, यदि अन डिस्टर्ब हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, वो बंदा अनहेल्थी हो सकता है। तो जो हमारी बेसिकली जो हमारा हेल्थ और डिसीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, हेल्थ मतलब कब कब हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, उसके लिए चार कॉन्सेप्ट दिए थे, ये आपके सामने है चार कॉन्सेप्ट। और कैसे डिसीज का कॉन्सेप्ट होता है उसके भी चार कॉन्सेप्ट थे हमारे। तो ये आपको याद रखना है कि कभी कभी पूछ लेता है बच्चों कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस मॉडल पे काम करता है, वो कैसे काम करता है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस बेस पे काम करता है। बच्चों बहुत कम्युनिटी एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट, इसमें आप जैसे जैसे अच्छे से पढ़ोगे, समझ में ना आए बच्चों कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम इसका आपको पूरे चीज का सॉल्व करके देंगे आपको। लेकिन पढ़ना आप लोगों को है, जो समझ में नहीं आता पूछो। इसके बाद बच्चों क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, कि हमारा हेल्थ का स्पेक्ट्रम कैसा है। बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आता है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ, दूसरा आता बेटर हेल्थ, थर्ड बच्चों इसके अंदर आता फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। फोर्थ आता बच्चों इसके अंदर माइल्ड सिकनेस। लास्ट लास्ट आता है सीवियर सिकनेस। कि बच्चों जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, हेल्थ का स्पेक्ट्रम क्या है,
कि सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आता है पॉजिटिव हेल्थ, कि हमारी हेल्थ कैसी है, पॉजिटिवली है, कि एक क्या करते हैं वो पॉजिटिव हेल्थ है। तो दूसरा है बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ का मतलब हमारी हेल्थ कैसी है, बेटर है, पहले से इंप्रूवमेंट है, हेल्थ जो है हमारी बहुत अच्छी है, हम अनहेल्थी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल हम समाज सोसाइटी में बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं हम, स्पिरिचुअलिटी है, सोशल है, कोई फिजिकली डैमेज नहीं है, यानी कि हमारी हेल्थ बेटर है। थर्ड आता है फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम किससे, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस या फ्रीडम फ्रॉम एनी डिसीज, कि हमारी किसी भी बीमारी हमें नहीं है, कोई भी बीमारी हमें नहीं है। लास्ट आता है माइल्ड सिकनेस और सीवियर सिकनेस, कि यानी कि ये ऐसे हैं जो हमें थोड़ी सी सिकनेस है और या हमें बहुत ज्यादा सीवियर सिकनेस है। यही हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ होता है, कि हमारा हेल्थ स्पेक्ट्रम ऑफ कैसे कैसे किस वे में या कौन कौन से उसमें काम करता है। यानी सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ, बेटर हेल्थ, कोई बीमारी नहीं है, लास्ट में माइल्ड सिकनेस है, सीवियर सिकनेस है, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, कि हमारा हेल्थ का कैसे स्पेक्ट्रम है। इसके बाद देखेंगे डिसीज क्या है। इसी में है बच्चों डिसीज। डिसीज मैंने आपको जब टर्मिनोलॉजी बताई थी, टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझा था डिसीज क्या है। डिसीज, डिसीज क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को यदि कोई इंपेयर कर देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसीज उसको बोला जाता है। डिसीज कब बोलते हैं, जब इंपेयरमेंट, बच्चों क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी को हम क्या बोलते हैं, डिसीज। क्या, यदि हमारी बॉडी नॉर्मल काम कर रही है लेकिन यदि इसमें कोई इंपेयरमेंट आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको डिसीज बोला जाता है। अब आपको इसके अंदर थ्योरीज हैं, अब ये डिसीज के अंदर 4-5 जो थ्योरी है वो आपको समझाते हैं कौन कौन सी थ्योरी है जो काम करती है मेनली हमारी हेल्थ डिसीज के लिए, कि डिसीज कैसे कैसे सब करती है। सबसे पहले आपका आता है आइसबर्ग। आइसबर्ग थ्योरी, आइसबर्ग क्या थ्योरी कहती है, इट इज क्लिनिकल केस कैन बी डायग्नोज, केस कैन बी diagnosed by doctor which is 1/4 of the area then subclinical, then some clinical case 1/4 which are clinically actual, number remaining recognized, number recognized, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये आइसबर्ग जो थ्योरी है वो आइसबर्ग थ्योरी क्या करती है, ये आइस यानी कि बर्फ, ये जब ये बर्फ वाले सिद्धांत पे काम करती है। जैसे कि क्या करोगे, आप पानी लो, पानी में एक बर्फ को डाल दो, तो जो बर्फ का कुछ हिस्सा अंदर रहता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है, तो वो उस सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि आइसबर्ग क्या कहती है, इसमें कुछ पार्ट क्या होता है, विजुअल होता है, कुछ पार्ट इसमें हिडन रहता है। तो जो विजुअल पार्ट होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, और जो अनविजुअल पार्ट जो होते हैं, इनविजुअल जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, असिम्टोमेटिक होते हैं, हिडन आपके अंदर सिम्टोमेटिक होते हैं। यानी कि कोई भी यदि हमारी डिसीज हो रही है उसमें क्या करें, कुछ जो आइसबर्ग वाले सिद्धांत पर काम देखेंगे तो इसमें बताता है कि जो हमारे टॉप में आइस रहती है वो क्या करती है, हमारी सिम्टोमेटिक होती हैं, और जो नीचे जो क्या कहते हैं, जो आइस का नीचे हिडन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, असिम्टोमेटिक होता है, यानी कि उसमें आपको कुछ भी नहीं, यानी कि कोई भी आपको काम, कोई भी उसमें आपको लक्षण नहीं दिखेंगे। तो वही सिद्धांत पे हमारी आइसबर्ग थ्योरी काम करती है बच्चों।
इज दैट क्लियर बच्चों? आइसबर्ग किस पे काम करती है? जो बर्फ वाले सिद्धांत पे होता है थ्योरी, उस पे ये थ्योरी उस पे काम करती है कि जैसे कि बर्फ को पानी के अंदर डाल देंगे तो जो ऊपर का हिस्सा होता है कुछ हिडन हिस्सा होता है, कुछ क्या होता है विजुअल हिस्सा होता है। जो विजुअल पार्ट जो होता है वो इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये क्या है, और जो विजुअल पार्ट होता है असिम्प्टोमेटिक होता है, हिडन पार्ट जो होता है वो चीज होती है इसके अंदर, उसी को बोलते हैं हम आइसबर्ग थ्योरी। इसके बाद है बच्चों सुपरनेचुरल थ्योरी। सेकंड है बच्चों सुपरनेचुरल थ्योरी। सुपरनेचुरल थ्योरी, ये सुपरनेचुरल थ्योरी क्या कहती है? इट इज द बिगिनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक। सेकंड क्या करती है? रीजन फॉर रीजन ऑफ डिसीज, के डिसीज क्या क्या रीजन होता है? घोस्ट, मैजिकल, एविल या सुपरनेचुरल पावर। सुपरनेचुरल पावर, ये जो सुपरनेचुरल थ्योरी क्या काम करती है? ये जो थ्योरी है वो हमेशा क्या क्या काम करती है? ये जो थ्योरी होती है वो हमेशा ओल्ड टाइम में ना इसी थ्योरी पे डिपेंड रहते थे। कोई भी लोग सोचते थे ओल्ड टाइम में कि यदि हमें कोई बीमारी हो गई तो या तो इसमें कोई भूत प्रेत का साया है, भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, या इसकी जो बीमारियां हैं वो कैसे हैं कि जो भगवान है, भगवान ने चाहा इसलिए हमें ऐसी बीमारी मिल गई है। यानी कि उन व्यक्तियों अंदर क्या थे? लैक ऑफ अवेयरनेस थी, यानी कि उनके पास नॉलेज नहीं थी। जो हुआ वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेते कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, या कोई हम पापी हैं, मतलब पापी है, या हमें ऐसा हमने कुछ पाप किया जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो गई। तो ये जो सुपर नेचुरल थ्योरी थी वो हमेशा ये इसी सिद्धांत पे काम करती थी कि जो भी हो रहा है वो या तो घोस्ट के थ्रू हो रहा है, बीमारी जो हो रही है हमें या भूत प्रेत का साया उसकी वजह से हो रही है, या क्या है हम पाप हमने ऐसा किया जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो रही है, या सुपर नेचुरल जो पावर, यानी कि कोई भी भगवान की मर्जी से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो वो उस सिद्धांत पर काम करती, इसको बोलते थे हम सुपर नेचुरल थ्योरी। इसके बाद बच्चों है जर्म थ्योरी। इसके बाद बच्चों क्या है? जर्म थ्योरी। जर्म जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? लुईस पास्चर। बहुत बार पूछा गया इसका क्वेश्चन बच्चों, इसको याद रखना कि जो जर्म थ्योरी थी वो किसने दी थी? ये जो जर्म थ्योरी थी वो दी थी लुई पास्चर ने दी थी। कब दी थी? 1860 में दी थी। कब दी थी? इसके दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत अच्छे से याद रखना कि बच्चे जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुई पास्चर ने दी थी। कब दी थी? 1860 में दी थी ये जर्म थ्योरी। अब ये जर्म थ्योरी क्या कहती है? ये जर्म थ्योरी कहती है वन डिसीज वन जर्म। ये जो डिसीज है ये क्या कहती है? ये जो थ्योरी है ये थ्योरी बताती है कि ये वन डिसीज वन जर्म है। एक डिसीज के लिए एक ही जर्म क्या होता है? जिम्मेदार होता है। यानी कि एक जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से हमें ये बीमारी हो रही है। एक बीमारी एक जर्म, दूसरी बीमारी दूसरा जर्म। इस सिद्धांत पे जो काम करती है वो कौन सी होती है? जर्म थ्योरी काम करती है। ये जर्म थ्योरी किसने दी? लुई पास्चर ने दी थी, 1860 में की थी। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन थी थ्योरी की लिमिटेशन बस इन्फेक्शियस डिसीज की वजह से थी। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो इंसान में फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, वो ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज थी, उनमें ही ये क्या करती थी? काम करती थी। बाकी अदर जो
क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट थे वो इस पर लागू नहीं होते थे। तो इसलिए ये थ्योरी बस ओनली क्या थी, जर्म थ्योरी इसी पे डिपेंड करती थी। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है वो है आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या होता है कि हमारी बीमारी होने के लिए एक नहीं बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, यानी कि एक फैक्टर की वजह से हमें क्या होता है ये बीमारी नहीं हो सकती, बहुत सारे जो फैक्टर हैं उनकी वजह से हमें ये बीमारी होती है। अब उस वाले फैक्टर में यदि हमें सोशल फैक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकता है, फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि एक फैक्टर कभी भी एक बीमारी को नहीं कर सकता। इसका मतलब इस थ्योरी में ये मतलब था कि बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं, एक बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं एक अनहेल्थी लाइफ के लिए। उसमें आपको सोशल फैक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, आपका आपका स्पिरिचुअलिटी वाला भी हो सकता है, आपका फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है। तो वो सारे थ्योरी किस बेस पर करते हैं, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यहां आपको कौन कौन सी वो थ्योरी बताई है, सबसे पहले आपको आइसबर्ग थ्योरी के बारे में बताया गया, दूसरा आपकी सुपर नेचुरल थ्योरी के बारे में बताया गया, थर्ड था आपका जर्म थ्योरी के बारे में बताया गया, और फोर्थ कौन सा आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसके बारे में आपको बताया गया। यानी कि जो आइसबर्ग जो थ्योरी थी वो आइसबर्ग थ्योरी क्या काम करती थी, वो जो आइस जैसे काम करती है उसी बेस पर डिपेंड थी वो वाली थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी जो थी वो सुपर नेचुरल थ्योरी हमेशा क्या करती है, नेचुरलिटी पे काम करती थी, यानी कि या तो हमें कोई बीमारी हो रही है वो किसी गोष्ट के थ्रू हो रही है, या हमारे जो भगवान की मर्जी से हो रही है, वो सिद्धांत पे काम करती थी। वो कौन सी थी आपकी सुपर नेचुरल। जर्म थ्योरी का मतलब क्या था, लुई सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को पूछते हैं। जर्म जो थ्योरी है वो किसने दी थी, लुई पास्चर ने दी थी बच्चों, और इसके कब आई थी 1860 में ये वाली थ्योरी आई थी। और किसने दी थी ये थ्योरी, ये लुई पास्चर ने दी 1860 में दी। इसका मतलब क्या था कि एक बीमारी के लिए एक ही जर्म जिम्मेदार होता है। लास्ट में था मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी का मतलब था कि एक बीमारी के लिए क्या होता है, आपको एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर आपके काम करते हैं। एक फैक्टर कभी भी जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ वेरी गुड बच्चों, ये समझ में आएगा बच्चों, यहां से आपको बहुत इजी है बच्चों, बस पढ़ाई पे ध्यान देना, हमें सब समझ में आएगा बच्चों। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कहाँ डाउट है, हम उस डाउट को दोबारा नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको उसको क्लियर करेंगे। अभी आपको क्या है, ये थ्योरी पढ़ ली, इसके बाद हम एक दो दिन का जो भी टॉपिक होते हैं बच्चों उसके क्या करेंगे, हम सीधा उसके आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे कौन कौन से इसमें से थ्योरी जो पढ़ा रहे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं बच्चों। बस घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आप उसको लोगों को बताते रहो बस उसके बारे में, और बस पढ़ाई पर ध्यान देना है बच्चों। बस हमें जल्दी ही आपको लक्ष्य आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा बस। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, अब बच्चों एपिडेमियोलॉजिकल क्या होती है, इसको बहुत इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का इट इज द ब्रांच, इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deal of study of pattern of disease, pattern of disease occurrence and factor influence the disease transmission. डिसीज ट्रांसमिशन। एपिडेमियोलॉजी की क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें क्या करते हैं,
स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ डिसीज अकरेंस, कि जो डिसीज जो होती है वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है, कैसे अकरेंस करती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिसीज ट्रांसमिशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन से जो फैक्टर होते हैं वो डिसीज को ट्रांसमिट माने एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी के बारे में जो स्टडी होती है, उसी के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम एपिडेमियोलॉजी। यानी कि ये क्या होती है, मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, उसमें डिसीज का पैटर्न कैसा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। साथ में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उस डिसीज को ट्रांसमिशन करने के लिए क्या करते हैं, आगे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं। इसके लिए हमेशा ट्राइएज मॉडल यूज करते हैं, हमेशा कौन सा मॉडल, ट्राइड मॉडल इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होते हैं, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी बीमारी के लिए इन्फ्लुएंस के लिए तीन चीज जिम्मेदार है, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन उसको होस्ट है, कौन उसको होस्ट कर रहा है, एजेंट कौन है, और एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट मतलब रिजर्वायर के लिए कैसा है उसको एनवायरनमेंट चाहिए। इसी सिद्धांत पर काम करता है हमारी एपिडेमियोलॉजिकल, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट का मतलब कौन सा होता है, कौन ऐसा इन्फेक्शियस या बैक्टीरिया वायरस होता है, वो एजेंट होता है जो उस बीमारी को मल्टीप्लिकेशन करता है। होस्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ट्रांसमिशन करता है, वो होस्ट होता है। एनवायरमेंटल, उसको कैसा उसको वातावरण चाहिए, वो होता है एनवायरमेंट। तो इसी सिद्धांत पे हमारा क्या करता है, एपिडेमियोलॉजिकल बेस्ड काम करता है। अब इसके अंदर आता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। अब बच्चे के बाद आता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में हम क्वेश्चन आस्किंग करते हैं। इसके अंदर कैसे करते हैं, व्हाट वाज द इवेंट, यानी कि इवेंट कैसा था, या वेयर इट डिड हैपन, वेयर डिड इट हैपन, या व्हेन, कब वो ऐसा हुआ। नेक्स्ट इसमें हम कर सकते हैं हु, और लास्ट में इसको पूछ सकते हैं व्हाई। एपिडेमियोलॉजिकल में कैसे कर सकते हैं, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करते थे, व्हाट वाज द इवेंट, कौन सा ऐसा इवेंट था जिसमें ऐसा हुआ, या दूसरा उसमें कर सकते हैं व्हाट वाज द इवेंट, इवेंट कैसा था, व्हेन, वेयर, कहां ये घटित हुआ, या कब हुआ और क्यों हुआ। ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम उसको क्वेश्चन, या उसकी हमें डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि उसकी डिसीज का कैसा पैटर्न है, वो कैसे वो अक्रंस हो रही है, कैसे वो ट्रांसमिट हुई है। उसी चीज का बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। दूसरा क्या करना है इसके अंदर, मेकिंग कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करना पड़ेगा, मेकिंग कंपैरिजन। कंपेयर करना मतलब, कंपेयर का मतलब होता है एक व्यक्तिगत दूसरे के साथ कंपेयर करना, तुलना करना। एक आपने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन का आपने डाटा लिया, एक के लिए अनइन्फेक्टेड पर्सन का डाटा लिया, नॉर्मल जो पर्सन है उसका डाटा लिया। अब दोनों में आप क्या करोगे, उन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे कि जो इफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर क्या सिम्टम दिखे, और जो अनइन्फेक्टेड पर्सन उसके अंदर क्या आपके अंदर सिम्टम दिखे। ये आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको कंपैरिजन करके आपको देखना है। अब इसके लिए कौन सा मेजरमेंट चाहिए आपको, भाई अब आप देख रहे हो एपिडेमियोलॉजिकल के डिसीज में कहां से कंपैरिजन कर रहे हो, वो आप कैसे देखोगे, मोर्टेलिटी रेट देखोगे, मॉर्बिडिटी रेट देखोगे,
इसके बाद क्या देखो, डिसेबिलिटी देखोगे, और लास्ट क्या देखोगे इसके, डेमोग्राफिक। कि ये जो टूल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये चार चीजें आपको क्या चीज देखनी है, आपको मॉर्टेलिटी रेट देखनी है, आपको मॉर्बिडिटी रेट देखनी है, डिसेबिलिटी देखनी है, और डेमोग्राफिक आपको देख सकते हैं। ये एक मेजरमेंट टूल होते हैं आपको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए। ये चार टूल हैं, चार टूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हाँ भैया ये चार चीजें, इनके अकॉर्डिंग हम उसका पता कर सकते हैं। ये था आपका एपिडेमियोलॉजिकल। इसके अंदर आपको एपिडेमियोलॉजिकल क्या होती है, ट्राइस पे काम करती है ये एपिडेमियोलॉजिकल होता क्या है, ये जो एपिडेमियोलॉजिकल होती है वो क्या होता है आपका स्टडी, यानी मेडिकल साइंस की स्टडी, मेडिकल साइंस की एक शाखा है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, डिसीज के ट्रांसमिट करने के लिए कौन से फैक्टर काम करते हैं और डिसीज का अकरेंस कैसे होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं इसको एपिडेमियोलॉजिकल बोलते हैं। साथ में किस पे काम करती है, ट्राइस मॉडल पे काम करती है, आपकी एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट पे काम करती है। साथ में आपको क्या करना है, यदि एपिडेमियोलॉजिकल आपको स्टडी करनी है तो आपके लिए छोटे दो चार क्वेश्चन आपको पूछने हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, ये कौन इन्फेक्टेड हुआ, सबसे पहले हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, वो सब आपको पूछने हैं। अब आता मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल, सॉरी मेथड क्या है एपिडेमियोलॉजी का। जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है उसके अंदर मेथड क्या होता है, सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सा, ऑब्जर्विक, यानी कि ऑब्जर्विक स्टडी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, कौन सा आता है इसके अंदर आपका, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब टाइम, पर्सन और प्लेस। इसके अंदर आप तीन चीज देखोगे, यानी कि ये कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, एपिडेमियोलॉजिकल आप स्टडी कर सकते हो एपिडेमियोलॉजिकल। उसके अंदर आपका सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको क्या देखना है, ऑब्जर्व करके देखना है कि आपको बस क्वेश्चन पूछने, ऑब्जर्व करना है। उसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डाटा कलेक्शन इन डीप नॉलेज, कि आपको डाटा कलेक्ट करना है, टाइम कब हुआ ये, पर्सन कौन कौन से उसके अफेक्टेड हुए थे, प्लेस कहां ऐसे अफेक्टेड हुआ है, वो सब किस स्टडी के अंदर आते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर आते हैं। सेकंड आपका ऑब्जर्वेशन के अंदर है एनालिटिक, एनालिटिक स्टडी। कौन सी है बच्चों, एनालिटिक स्टडी। एनालिटिक स्टडी का मतलब होता है इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल या केस कंट्रोल। इसके अंदर होती है क्रॉस सेक्शनल केस स्टडी, और लास्ट होता है इकोलॉजिकल। अब बच्चों आपने बढ़िया, एनालिटिक का मतलब है एनालिसिस करना। सबसे पहले केस स्टडी, जैसे कि हम प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट लेते हैं, उसके बारे में पूरी केस को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट क्या, क्या कंप्लेंट थी, आपका न्यूट्रिशन पैटर्न कैसा है, आपका खाने पीने का पैटर्न कैसा है, आपकी घर की कंडीशन कैसी है, साथ में आपको कोई पास्ट फ्यूचर बीमारी तो नहीं थी प्रेजेंट में, तो वो सब पूरा करते केस प्रेजेंटेशन आपको करना है, वो सब आती है केस स्टडी के अंदर। उसके थ्रू आप पता कर सकते हो। लास्ट आता है क्रॉस सेक्शनल। एक क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एक पर्सन को दूसरे को, एक कंट्रोल ग्रुप को, एक अनकंट्रोल ग्रुप को। आपको क्या करना है कि सीधा सीधा पूछना, एक हेल्थी पर्सन लेना है, एक अफेक्टेड पर्सन लेना है, दोनों में क्रॉस सेक्शन चेक करके देखना है कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कैसे इफेक्टिव है। बच्चों वो चीज से पता करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल। लास्ट में आता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल बेस है हमारे एनवायरमेंट के बेस पे, कि हमारे कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर तो इसके अंदर काम नहीं कर रहे, तो उसी थ्योरी को, उसी स्टडी को बोलते हैं हम एनालिटिक स्टडी। बच्चों सेकंड इसके अंदर बच्चों है, इसके अंदर आता है एक्सपेरिमेंटल, कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर दो थे आपके, इकोलॉजिकल, सॉरी दो कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। डिस्क्रिप्टिव में मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन को देखना था। एनालिटिक के अंदर आपको क्या देखना है, क्रॉस सेक्शनल देखना है, केस स्टडी करके देखना है और इकोलॉजिकल करके देखना है बच्चों। और नेक्स्ट आता है सेकंड आपका एक्सपेरिमेंटल, यानी कि इसमें कैसे है, रैंडमाइजेशन यूज कर सकते हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें फील्ड ट्रायल कर सकते हैं बच्चों। थर्ड कर सकते हैं कम्युनिटी ट्रायल। ये एपिडेमियोलॉजिकल क्या होती है बच्चों, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम डायरेक्ट बच्चों इसके अंदर देखना है सीधा, ये सब हमारी रिसर्च के बेस पे, जैसे रिसर्च करते हैं ना उस बेस पे करते हैं कि कोई भी बीमारी हुई कैसे हो रही है, कब हो रही है, क्या हो रही है, उसके अंदर आपको मेथड यूज करें, यानी कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे एक्सपेरिमेंटल है रेंडमाइजेशन मतलब या तो आप रेंडमली कोई भी किसी आदमी को सेलेक्ट कर सकते हो, या नंबर के थ्रू कर सकते हो 1 3 5 7, या कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई भी रेंडमली आप यूज कर सकते हो। या आप फील्ड ट्राई कर सकते हो, फील्ड में जाके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। या क्या कर सकते हो आप कम्युनिटी ट्रायल कर सकते हो, कम्युनिटी में जाके वो चीज को ट्रायल कर सकते हो या डाटा कलेक्ट कर सकते हो। उसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको बच्चों, कैसे कोई डिसीज, कौन से ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें बच्चों, तो जैसे कोरोना है, कोरोना के टाइम में सबसे पहले नहीं पता चला था कौन क्या है, कैसे कोरोना फैल रहा है, क्या सिम्टम आ रहे हैं, कब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। धीरे धीरे जब टाइम में एपिडेमियोलॉजी की स्टडी होती गई तो धीरे धीरे हमें पता चलता गया कि अब भैया ये जो कोरोना है वो किस आदमी को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट होने के बाद कब उसके सिम्टम आ सकते हैं, कब उसके कैसे उसको ट्रीट करना है, वो सब किसके पता चलता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। तो वही स्टडी इसके अंदर होती है। अब आता है बच्चों इसके बाद डिसीज ट्रांसमिशन, के डिसीज ट्रांसमिशन, के डिसीज कैसे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, डिसीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा मोड है जो डिसीज कर सकती है। सबसे पहले एजेंट, जैसे आपको बताया एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल इन तीन सिद्धांत पे काम करता है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, फैक्टर हुज प्रेजेंस एंड एब्सेंस कॉज ए डिसीज। तो ऐसा कोई फैक्टर जो क्या करते हैं, प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उसकी वजह से क्या करते हैं, डिसीज को कॉज कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एजेंट। अब एजेंट में कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, फिजिकल एजेंट, एजेंट के अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट हो सकता है, एजेंट हो सकता है फिजिकल एजेंट में मतलब कोल्ड प्रेशर, कौन सा हो सकता है, कोल्ड प्रेशर हो सकता है। सेकंड बच्चों इसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल मतलब सच है बैक्टीरिया, वायरस, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस क्या कर सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। भाई एजेंट का मतलब क्या था, ऐसी वो जो उनकी एब्सेंस में और प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, वो उस बीमारी को कॉज कर सकते हैं। अब उसके अंदर फिजिकल, जैसे फिजिकल एजेंट है, कोई भी कोल्ड प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो बीमारी को कॉज कर सकते हैं। सेकंड था आपका बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल को कहते हैं बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है आपका, फिर आता है इसका केमिकल एजेंट आते हैं आपके। अब बच्चों केमिकल एजेंट के अंदर क्या आता है आपका, यूरिक एसिड, इनका लेवल हाई या कम होने के बाद, सीरम बिलिरुबिन लेवल, इनका लेवल हाई और कम होने के बाद क्या हो सकता है, आपको ये कोई भी बीमारी कॉज कर सकती है। इसके बाद आता है मैकेनिकल, केमिकल के बाद मैकेनिकल एजेंट। बच्चों मैकेनिकल एजेंट का मतलब ट्रॉमा, फ्रैक्चर, एक्सेट्रा। ये सोशल एजेंट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या कर सकते हैं, एक बीमारी को कॉज कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, बीमारी कैसे हो सकती है, ट्रांसमिट कैसे हो सकती है बीमारी, या तो डायरेक्ट हो सकती है या ये इनडायरेक्ट हो सकती है। भाई डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मतलब कोई भी एसटीआई हो, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज हो, उसकी वजह से हो सकती है। सेकंड किसकी वजह से, किसिंग, उसकी वजह से क्या हो सकती है, वो बीमारी ट्रांसमिट कर सकती है। सेकंड क्या है, ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, कफिंग एक्सेट्रा, या कॉन्टेक्ट टिटनेस
टिटने की वजह से, कॉन्टेक्ट किसकी वजह से, टिटने की वजह से हो सकती है, उसकी वजह से हो सकती है। ट्रांसपेरेंटल, ट्रांसपेरेंटल, ट्रांसपेरेंटल में क्या होता है, ये जो ट्रांस जो ट्रांसपेरेंटल में क्या होती है, मदर टू चाइल्ड, ये बच्चों से माँ से बच्चों फैलती, इसको बोलते हैं। ये सब जितने भी थे वो कैसे थे, आपके डायरेक्ट ट्रांसमिशन में थे। आपको ड्रॉपलेट के थ्रू हो रहा है, आपको किसकी वजह, एसटीआई की वजह से हो रहा है, या आपको ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू हो रहा है। किसमें आते हैं, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसमें आते हैं, वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न किसमें आते हैं, आपको वाटर, मिल्क, या आपको किस्मत एयरबोर्न। ये सब कौन सा होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि एक डायरेक्ट किसी के टच में आने से होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टच में आने से होते हैं। अब लास्ट में बच्चों आपका क्या है, लास्ट में है आपका सीधा लेवल ऑफ ट्रांसमिशन। बच्चों क्या है, लेवल ऑफ ट्रांसमिशन। लेवल ऑफ ट्रांसमिशन, लेवल ऑफ ट्रांसमिशन बच्चों चार, प्री मॉडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, और लास्ट में आपका क्या है, आपका ट्रेसरी। चार तरह के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, यानी कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा होता है बच्चों, लेवल ऑफ प्रिवेंशन चार टाइप के होते हैं, प्री मॉडल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और आपका ट्रेसरी प्रिवेंशन। जो प्री मॉडल प्रिवेंशन जो होता है वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ पे काम करता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के सिद्धांत पे काम करता है कि कोई भी बीमारी हो रही है उससे पहले प्री मॉडल प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी से पहले जो आप प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को, उस सिद्धांत पे काम करता है आपका प्री मॉडल प्रिवेंशन, आपका काम करता है। सेकंड जो आपका काम है प्राइमरी प्रिवेंशन, जो हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, ये रिड्यूस इंसिडेंस करते हैं, रिड्यूस इंसिडेंस, कि आपका जो इंसिडेंस लेवल है, इंसिडेंस का मतलब है न्यू केस, उन केसों को क्या करते हैं, ये बुक करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उस सिद्धांत पर काम करता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि कोई भी डिसीज हो गई, उस डिसीज का प्रिवेंटिव का काम कौन सा है, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन का काम है। थर्ड आपका है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के सिद्धांत पे होता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। लास्ट का होता है ट्रेसी, ट्रेसी मतलब क्यूरेटिव, क्यूरेटिव के सिद्धांत पे काम करता है हमारा ट्रेसरी प्रिवेंशन। तो चार टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। पहला है प्रीमोडल प्रिवेंशन, प्रीमोडल में प्रमोशन ऑफ हेल्थ या अवेयरनेस, ये सब सिद्धांत में आते हैं आपके प्रीमोडल प्रिवेंशन पे। प्राइमरी प्रिवेंशन पे आते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, या एक क्या काम करता है बच्चों, रिड्यूस ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस या न्यू केस जितने भी आ रहे हैं उनको कम करने का काम करता है। थर्ड आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑफ ट्रेसरी आता है क्यूरेटिव। बच्चों इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि ये जो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। प्री मॉडल प्रिवेंशन, प्री मॉडल प्रिवेंशन, प्री मॉडल प्रिवेंशन का मतलब होता है आपका अवेयरनेस, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। जैसे कि बच्चे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं मलेरिया, जैसे कि मलेरिया, किसी को मलेरिया ना हो तो उसके लिए सबसे पहले प्रीमोडल प्रिवेंशन में क्या करेंगे, मास मीडिया का यूज करेंगे, अवेयर करेंगे, यानी कि लोगों को अवेयरनेस देंगे कि भैया ऐसा है कि आपको मच्छर नहीं पनपने देने हैं, आपको जो गंदा पानी है वो कूलर से बाहर निकाल देना है। वो हो गया आपका प्रीमोडल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो गया, अब आपका मच्छर पनप गए, आपको मच्छर पनप गए, मच्छर है तो अब मच्छरों को कैसे प्रिवेंट करना है, क्या करना है, वो कौन सा हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज।
थर्ड होगा सेकेंडरी। अब आपको मच्छर ने काट लिया, बीमारी हो गई, तो उसको क्या करना है बच्चों, उसके अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी आप हो सके डायग्नोसिस करो क्या है वो, और लास्ट में क्या करो, ट्रीटमेंट करो। वो होता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और लास्ट होता है आपका ट्रेसरी प्रिवेंशन। बच्चों ट्रेसरी प्रिवेंशन होता है आपका क्यूरेटिव, कि आपको बीमारी होगी उसको कैसे उसको आपको क्योर कर देना है, वो सब आता है आपका ट्रेसरी प्रिवेंशन में आता है। तो बच्चों ये जो टॉपिक था यही एंड होता है। इसमें आज हमने क्या इसके अंदर देखा, आपको सबसे पहले आपको डिसीज बताई, डिसीज क्या होती है, कौन कौन से आपके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, वो सब क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन से आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या करते हैं उन कॉन्सेप्ट में, कैसे कैसे होते हैं वो कॉन्सेप्ट। अब आप बात करते हैं, सबसे हमने हेल्थ देखा था, हेल्थ क्या होता है, जो कि हेल्थ क्या होता है, इसमें चार मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल। यदि हमारे वेल बीइंग है तो उसको क्या बोलते हैं, हेल्थी पर्सन उसको बोला जाता है बच्चों। अब इसके अंदर आपके चार कॉन्सेप्ट थे, चार कॉन्सेप्ट का मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, और लास्ट आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। जो बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे काम करता है, जर्म थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे हमेशा काम करता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जो आपका होलिस्टिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, वो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बच्चों में क्या बताता था कि जो मैन और एनवायरनमेंट के बैलेंस के बिटवीन को क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलता है। अब आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चा क्या होता है, ये जो हमारा हेल्थी पर्सन डिपेंड करता है हमारे चार चीज पे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या है, साइकोलॉजिकल नीड, उसकी इकोनॉमिक नीड कंडीशन, कल्चरल नीड कैसी है उसकी, वो क्या कर सकते हैं पर्सन को अनहेल्थी कर सकते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका होलिस्टिक। होलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमेशा काम करता है बच्चों चार चीज पे, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, जो हेल्थ की डेफिनेशन होती है उसी के बेस पे बच्चों ये काम करता है। लास्ट में इसके बाद कौन कौन सी जो थ्योरी थी जो हम हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, थ्योरी में सबसे पहले थी आइसबर्ग थ्योरी थी, सुपर नेचुरल थ्योरी थी बच्चों। थर्ड थी इसके अंदर कौन सी थी थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी थी, आइसबर्ग थ्योरी थी, इसको जर्म थ्योरी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी थी। ये चार थ्योरी पे काम करता है हमारी हेल्थ। जर्म थ्योरी क्या कहती है कि ये लुई पास्चर ने दी थी, 1860 में दी थी, और इसमें कौन, इस थ्योरी में बताया गया था कि एक ही जर्म, एक ही बीमारी के लिए एक जर्म रिस्पॉन्सिबल होता है, वो थ्योरी थी जर्म थ्योरी। दूसरी थी मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर मतलब एक बीमारी के लिए एक से अधिक फैक्टर काम करते हैं, वो कौन सी थ्योरी थी, मल्टी फैक्टर। सुपर नेचुरल थ्योरी क्या कहती है, ऐसी थ्योरी जिसमें क्या करती है, सुपर नेचुरल पावर पे डिपेंड रहती है, कि जो बीमारियां हो रही हैं वो हमें सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रही हैं, और साथ में क्या हो रही है, ये जो थ्योरी, ये जो बीमारियां हैं वो हमने कुछ पाप किया जिसकी वजह से बच्चे हो रही है, या ऐसा कोई हम किसी घोस्ट के थ्रू ये बीमारी हो रही है। लास्ट था आइसबर्ग। अब बच्चों आइसबर्ग के अंदर क्या था, आइसबर्ग क्या कहता है, जैसे कि आइस को यदि पानी में डालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा 1/4 हिस्सा बाहर रहता है, बाकी सब अंदर रहता है। तो जो बाकी जो अंदर रहता है वो हिडन और असिम्प्टोमेटिक पे काम करते हैं डॉक्टर, और जो ऊपर विजुअल पार्ट होते हैं वो सिम्प्टोमेटिक पे काम करते हैं। ये आइसबर्ग होती है बच्चों। इसके बाद आपको बताया गया था कि हमें एपिडेमियोलॉजिकल क्या होता है। एपिडेमियोलॉजिकल हमने आपको बताया था कि एपिडेमियोलॉजिकल क्या होता है, ये मेडिसिन की एक ब्रांच होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको देखना जो डिसीज है, डिसीज का अकरेंस कैसा है, और वो डिसीज कैसे, कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल। इसके अंदर ये एक ट्रायल पे काम करता है, जिसमें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट होता है, उसी बेस पे बच्चों ये काम करता है एपिडेमियोलॉजिकल। लास्ट इसके अंदर कैसे आप कर सकते हैं, मेकिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चन कर सकते हैं, मेकिंग कुछ कैसे कर सकते हैं कंपैरिजन, एक आपने क्या किया, एक हेल्थी पर्सन ले लिया, एक अनहेल्थी ले लिया, इन दोनों में आप कंपैरिजन करके देखोगे कौन सा, क्या उसके अंदर सिम्टम आ रहे हैं, कौन सा उसके अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर मेजरमेंट आता है, मेजरमेंट में आता है आपका मोर्टिलिटी रेट क्या है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, और डेमोग्राफिक क्या है। अब कौन कौन से मेथड होते हैं इसके अंदर, जो एपिडेमियोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं वो आपको पता है। मेथड में कौन कौन से होते हैं बच्चों, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आपके कौन से होते हैं, आपका
डिस्क्रिप्टिव होता है, एनालिटिक होता है। डिस्क्रिप्टिव में बच्चों क्या बताया था आपको, डिस्क्रिप्टिव स्टडी वो स्टडी होती है जिसके अंदर क्या करते हैं आप टाइम पर्सन और प्लेस के बारे में यदि स्टडी करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होती है। एनालिटिक का मतलब जो होता है ऐसी स्टडी जिसके अंदर क्या आती है आप इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल स्टडी हो, उसको ही बोलते हैं आपका सीधा आपका एनालिटिक स्टडीज को बोलते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड था। एक्सपेरिमेंटल में आप रैंडमाइजेशन यूज कर सकते हैं, फील्ड ट्रायल यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी ट्रायल आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद था आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब एजेंट कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकल एजेंट हो सकते हैं, आपका फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं। और इसके बाद था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है, ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकता है, आपके कॉन्टेक्ट विद द टिटनेस के थ्रू हो सकता है, इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा हो सकता है, रेबीज हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंट हो सकता है। इनडायरेक्ट आप कर सकते हैं व्हीकल बॉर्न डिसीज, इसमें आपके सेकंड हो सकता है एयर बॉर्न डिसीज हो सकती है, वेक्टर बॉर्न डिसीज हो सकती है जिसमें काला अजहर मलेरिया हो सकता है। और लास्ट में आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन था बच्चों, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। जो आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बच्चों, उसके अंदर चार चीज आती हैं आपकी, प्रीमोडल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और ट्रेसरी प्रिवेंशन होते हैं। तो बच्चों इसके आप हो आशा करते हैं कि आपको आज के जो क्लास उसमें समझ में आया होगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो बच्चों आप उसको क्या कर सकते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हो कि